वेलकम बैक वंस अगेन। प्रयागराज चंद्रा क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बीएन पांडे आज आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। इकोनॉमिक सर्वे क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी नीड क्या है और यह कितना उपयोगी है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इकोनॉमिक सर्वे कल रिसेंटली 31 जनवरी जब हमारा बजट सत्र स्टार्ट होता है, तब हमारा इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी को 2021 को आया संसद में। ये कैसे बनता है और इसका थोड़ा हिस्ट्री हम लोग जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या रही, इसका इंटेंट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या रही। 1950 और 51 में, उस फाइनेंशियल ईयर में बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये दोनों एक साथ ही संसद भवन में रखा जाता था। जैसा कि मालूम है आप सबको कि इकोनॉमिक सर्वे का कंटेंट जो है वह चालू वित्तीय वर्ष के लिए होता है। किसके लिए होता है? करेंट फाइनेंशियल ईयर। करेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। करेंट फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताता है कौन? इकोनॉमिक सर्वे। और सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे 1951 से 1950 और 51 से यह संसद भवन में पेश किया जाता रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छा, दोनों एक साथ ही मीन्स बजट के साथ ही इसको पेश किया जाता रहा। मगर हम लोग को मालूम है कि अब क्या है, नए तरीके से इसको पेश किया जाता है। मतलब जिस दिन बजट हमारा प्रस्तुत किया जाता है संसद भवन में, उससे एक दिन पहले, तो जैसे कि हम सबको मालूम है कि 1 फेब को हमारा बजट क्या होता है? प्रस्तुत किया जाता है। 1 फेब को बजट हमारा प्रस्तुत किया जाता है। और हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वह 31 जैन को। ठीक है, तो कभी तो शुरुआत रही होगी जब इकोनॉमी सर्वे को क्या किया गया? अलग किया गया। तो वो समयावधि कब थी फ्रेंड्स? वो समयावधि थी 1964 के बजटरी सेशन में। ठीक है, 1964 में इकोनॉमिक सर्वे को बजट से अलग कर दिया गया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि संविधान में बजट शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया है। बजट के लिए क्या किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस, यानी स्थिति विवरण। किसका? वित्तीय विवरण का। तो क्या कहते हैं हम? वित्तीय विवरण। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस, वित्तीय विवरण का स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ जी, ये तो रहा कुछ इसके पीछे की भूमिका। अब हम बात करते हैं करेंट इकोनॉमिक सर्वे की। तो जैसा कि हमें मालूम है, करेंट इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी को आया। तो उसमें मुख्य विशेषता क्या रही? देखिए, 1878 समथिंग पेज है इस पे। स्टैटिकल अपेंडिक्स भी है और 2 पार्ट में यह आया। क्या? इकोनॉमिक सर्वे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। आज हम लोग इसका क्या करेंगे? ओवरव्यू लेंगे कि एक्चुअल में इसके बारे में कौन कौन सी मुख्य बातें कही गई हैं। आप देख पा रहे होंगे, एक वर्ड है बारबेल स्ट्रेटजी। बारबेल स्ट्रेटजी एक्चुअली में ये है क्या? बारबेल स्ट्रेटजी, डबल एल है।
बारबेल स्ट्रेटजी। देखिए यह फाइनेंस के टर्मिनोलॉजी है, यह वर्ड कहाँ से आया, फाइनेंस के, ठीक है। जब हम फाइनेंसिंग करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का अपना तरीका अपनाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में हमको क्या करना पड़ता है, बास्केट रखना पड़ता है। बास्केट मतलब जहाँ पर हम जिस बॉन्ड को, जिस स्टॉक को खरीदें, उसको हम किस तरीके से क्या करें, डाइवर्सिफाई करें स्टॉक को, जिससे हमारा क्या हो, रिस्क क्या हो, मिनिमाइज हो। तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया बारबेल स्ट्रेटजी। तो इसका यहाँ पर क्या काम है, बारबेल स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग के बारे में हम लोग समझ लें थोड़ा। बारबेल स्ट्रेटजी हमको बताती है कि हम जब बॉन्ड में निवेश करेंगे, जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहां पर हम हायर मतलब लॉन्ग टर्म और स्मॉल टर्म, बस दो ही को मेजर करेंगे। तो क्या हम करेंगे कि लॉन्ग टर्म रिटर्न को और शॉर्ट टर्म रिटर्न को, बस इन्हीं दो के बारे में हम कंसीडर करेंगे, बीच में हमारा कोई कंसीडरेशन नहीं होगा। अब बारबेल स्ट्रेटजी का यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में क्या काम, जैसा कि हम लोग को मालूम है, जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें हमारा देश भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। न केवल हमारा देश ही बल्कि सारा विश्व इससे प्रभावित है, पैंडेमिक से, मीन्स कोविड से। अच्छा, तो कोविड में हम लोग बारबेल स्ट्रेटजी का क्या उपयोग किए। देखिए जैसा कि हम लोग को मालूम है, यहाँ पर अपने देश में क्या है, कंजम्पशन किस पे बेस्ड है, बहुत ज़्यादा लोग बहुत गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो उनको कंजम्पशन करने के लिए अनाज की ज़रूरत होगी, खाने पीने की वस्तुओं की ज़रूरत होगी, ठीक है। और डिमांड एंड सप्लाई, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जब डिमांड इकोनॉमी में होगी नहीं, सप्लाई रहेगी नहीं, तो हमारा इकोनॉमी क्या होगा, बस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो वहीं से ये चीज़ें आई बारबेल स्ट्रेटजी। बारबेल स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि हम ऐसे इन्वेस्टमेंट को, अपने इकोनॉमी को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करें कि उसमें हमारा क्या हो, सप्लाई चेन मजबूत हो। क्या हो, सप्लाई चेन मजबूत हो, ठीक है। अब सप्लाई चेन कैसे मजबूत होगा, देखिए जैसे कि हम लोग को मालूम है पैंडेमिक में कैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से कैश दिया गया, ढेर सारी पीआईएल और ये पीएलआई इंसेंटिव आए और स्कीम्स आए। तो कैश कंसिडरेशन को मतलब क्या कि आपूर्ति किसकी, कैश की सप्लाई रुके ना, ताकि कोविड की वजह से लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तो वहाँ पे क्या था, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा था, प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, सारी चीज़ें ठप थी। तो कहीं न कहीं से हमारे जो ये साइकिल है इकोनॉमी की, इसको चलाना बहुत महत्वपूर्ण था। यह कैसे चलेगा, इसको चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने जो सार्वजनिक व्यय है, मतलब उनके जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, उसको उन्होंने बहुत बढ़ाया, मोर देन 125% समथिंग उन्होंने अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या कि कैश को वो डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से, जैसे मजदूर हो गए या आपके विधवा पेंशन वगैरह हो गई, जो भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम थी, वहाँ पे डायरेक्टली दिया गया पैसे कि वो लोग क्या करें, अपने इकोनॉमी में उसको इन्वॉल्व रखें और क्या हो, जैसे डिमांड बढ़े। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं हुई कहाँ से, बारबेल स्ट्रेटजी। तो बारबेल स्ट्रेटजी हमको यह कहता है कि हमारी प्लानिंग इस तरीके की हो कि लॉन्ग टर्म में हम क्या करें, इस्टेब्लिश करें, और शॉर्ट टर्म की जो हमारी क्या हो, शॉर्ट टर्म की हमारी जो कंसिडरेशन है, मीन्स शॉर्ट टर्म के हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम हो, शॉर्ट टर्म की जो हमारे प्रॉब्लम हो, उसको हम टैकल करें। तो ये तो रही बारबेल स्ट्रेटजी के बारे में, जिसको हम लोग बात की। अब दूसरी स्ट्रेटजी आई अजाइल स्ट्रेटजी। अजाइल स्ट्रेटजी क्या, अजाइल स्ट्रेटजी का मतलब ही है देखिए, अजाइल स्ट्रेटजी भी इकोनॉमिक सर्वे में बोली गई। अजाइल स्ट्रेटजी का ही है कि हमारा जो इकोनॉमी है, जो हमारा इकोनॉमी है वो क्या हो, सुस्त हो, चुस्त हो। मीन्स क्या
कि जैसे ज़रूरत पड़े हम क्या करें, उसमें एक्सपेंशन करते रहें। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 2020-21 में वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर ने हमेशा हर 10 दिन 15 दिन को इकोनॉमिक सिनेरियो को क्या किया, रीड करते रहे, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उसके बेनिफिट के लिए कुछ न कुछ प्लान या स्कीम लाते रहे। तो ये कहाँ से रहा, एजाइल स्ट्रेटजी। और देखिए एजाइल स्ट्रेटजी में ही है सिक्योरिटी नेट। सिक्योरिटी नेट क्यों, देखिए सिक्योरिटी नेट का मतलब क्या है, या नेट सिक्योरिटी भी हम बोलते हैं, या सिक्योरिटी नेट जैसे भी आपको हो, यह सामाजिक सुरक्षा की बात है। सामाजिक सुरक्षा मतलब ऐसा जाल हो, ये एजाइल स्ट्रेटजी के बारे में ही है। एजाइल स्ट्रेटजी के अंदर सिक्योरिटी नेट है। सिक्योरिटी नेट बोलता है कि इस तरीके का संजाल हो हमारे इकोनॉमी में कि जो मध्यम वर्गीय फैमिली है, मीन्स जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको हम सप्लाई देते रहें। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर लॉकडाउन या फिर आपके पैंडेमिक से, तो क्या मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग, तो उनके पास तो पैसे थे नहीं, तो जो हमारे पब्लिक वेलफेयर के जो स्कीम्स थे वो सिक्योरिटी नेट के माध्यम से, मीन्स क्या कि जैसे हमारे स्कीम चले, पेंशन स्कीम्स चल रहा था, डीबीटी के माध्यम से 500 और 1000 रुपीज़, इन तरीके के तमाम योजनाएं चली जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किए गए। उसके बाद प्रधानमंत्री से जो कृषकों को, मतलब जो किसान हैं, उनको भी 6-6 हज़ार रुपये मिले। तो कहने का मतलब क्या है कि सिक्योरिटी नेट हमको यह बताता है कि हमारी जो मध्यवर्गीय आय वाले व्यक्ति हैं, उनकी सप्लाई को हम ना रोकें, मतलब वो किसी न किसी तरीके से मार्केट में बने रहें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें रही जिसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे की मुख्य बातें थी कि सिक्योरिटी नेट के माध्यम से एजाइल स्ट्रेटजी को अपनाया गया, और एजाइल स्ट्रेटजी और बारबेल स्ट्रेटजी, इसके माध्यम से हम अपने इकोनॉमी को क्या कर पाए, अच्छे तरीके से संचालित कर पाए, ऑपरेटिव मोड में रख पाए। जैसा कि हम लोग को मालूम है, आईएमएफ ने भी बोला है कि इंडियन की जो इकोनॉमी है, मतलब इंडियन इकोनॉमी इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ी सी भूमिका या कैसे बनाते हैं ये बताए, और फिर ये भी बताए। एक महत्वपूर्ण बात है इस इकोनॉमिक सर्वे में, यहाँ पर कोई भी चीफ इकोनॉमी एडवाइजर के बारे में के अंतर्गत ये सारी चीज़ें नहीं बनी हैं। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि नागेश्वर जी अभी आए हैं, नागेश्वरन, ठीक है, तो उनके अंडर हेड में तो ये बनी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे कब बनता है, इकोनॉमिक सर्वे जो है 31 जनवरी को संसद भवन में प्रकाशित होता है, वहां पर रखा जाता है पटल पे, और 1 जनवरी को हमारा बजट आता है। इकोनॉमिक सर्वे हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर से संबंधित होता है। तो कुछ हम इस तरीके से चीज़ों के बारे में जाने। आप फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट जीडीपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई एंड एनआईपी एंड पीएलआई। एक्चुअल में ये चीज़ें होती क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, जो मेन आया है इकोनॉमिक सर्वे, उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग ले पा रहे होंगे, चलिए ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, एनआईपी और पीएलआई के बारे में। देखिए जीडीपी, हम बात किसकी करते हैं, जीडीपी की ही तो बात करते हैं। जीडीपी का फुल लिखते चले, जीडीपी मीन्स होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं हिंदी में, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक्चुअल में ये क्या होता है,
हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानेंगे ताकि सारी बातें जो इसके बाद मैं बताने जाऊंगा आपको इसी सब के बारे में बताई गई है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद से आशय है, सकल घरेलू उस उत्पाद से आशय है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह कहता क्या है एक्चुअल में कि एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित समयावधि में किसी देश के अंदर, क्या कहता है, एक निश्चित समयावधि में किसी देश के अंदर उत्पादित होने वाले संपूर्ण फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज को क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आया? कुछ चीजें तो निकल के आई। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, इसमें क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। उसके बाद क्या आई? प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, वो भी किससे? फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज जो कहाँ हो? इस बाउंड्री में, मतलब किसी एक देश के, किसी एक राष्ट्र के बाउंड्री में क्या हो? उत्पादित हो। फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कहां पे? बाउंड्री या नेशन, बाउंड्री या नेशन। अब आप हमको बताइए कि जब हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के अंतर्गत फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं जो प्रोड्यूस किया जाता है और किसी एक राष्ट्र के अंदर, ये तीन प्रमुख रूप से यहाँ पे बातें की गई हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तीन तरीके से होता है। एक रेवेन्यू बेस होता है, एक एक्सपेंडिचर बेस होता है और एक प्रोडक्शन बेस होता है। तो ये निकालने के तरीके होती हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी होता है, फिर जीएनपी होता है, ग्रॉस नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, फिर एनएनपी होता है, फिर एनएनपी के बाद होता है आपका जीएनआई भी होता है, फिर पर्सनल इनकम होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें होती है, जब हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक होता है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। ये मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूं कि ये आने वाले टर्मिनोलॉजी है, तो इसका हम लोग थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते चले। देखिए, सीपीआई क्या कहता है? सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स, सीपीआई। सीपीआई ये कहता है कि कंज्यूमर जो एवरेज क्या करे? एवरेज कंज्यूम करने की जो उनकी क्या हो, कंज्यूमर के द्वारा एवरेज प्राइसिंग कितनी हो, किसी भी वस्तु की जो कंज्यूम कर रहे हैं उसकी एवरेज प्राइसिंग कितनी हो किसी एक सर्टेन अवधि में। ठीक है, तो ये तो होता है कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स, कि कंज्यूमर के द्वारा किसी एक निश्चित सर्टेन अवधि में कि कैसे वो प्राइसिंग, एवरेज प्राइस किस तरीके की वह भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है होलसेल प्राइसिंग इंडेक्स। होलसेल प्राइसिंग इंडेक्स हमको यह बताता है कि जो हमारा क्या प्रोडक्शन है, जो हमारा प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स का, सर्विसेज तो कंज्यूमर प्राइसिंग में आएगा, बट होलसेल क्या है? होलसेल प्राइसिंग इंडेक्स में हम बात करेंगे बस गुड्स का। तो यह बताता है कि होलसेल जो गुड्स हैं, जो उसके प्राइस क्या है? एवरेज प्राइस। यहां भी एवरेज प्राइस किसके? एवरेज प्राइस की बात की गई है गुड्स की। एक सर्टेन समयावधि में होलसेल प्राइस किसकी हो? गुड्स की। ठीक है, तो यहां इसकी बात की गई है। कंज्यूमर प्राइस में क्या है कि एवरेज प्राइस एक क्या है? कंज्यूमर जो देता है उसके इंडेक्स के बारे में बात समझ में आई। तो कंज्यूमर प्राइस कंज्यूमर के गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जो वह पेड करता है उसके बारे में बात किया गया है। और होलसेल प्राइस बताता है कि किसी एक सर्टेन अमाउंट, गुड्स के अमाउंट कितनी है किसी एक सर्टेन समयावधि में।
ठीक है, तो होलसेल प्राइसिंग इंडेक्स हमको बताता है एवरेज प्राइस। ये भी कंज्यूमर प्राइसिंग भी बताता है एवरेज प्राइस, वो भी किसका, कंज्यूमर क्या पेड करता है किसी एक सर्टेन अवधि में। ये तो रही फ्रेंड्स इसके बारे में। अब आती है एनआईपी और पीएलआई, तो हम लिख लें एनआईपी का मतलब क्या है, नेशनल, देखिए मैंने लिखा है नेशनल एनआईपी, इसको हटा दें। अब आप देख पा रहे होंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। देखिए एनआईपी और प्रोडक्शन ये बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनका हमारे इकोनॉमी में कैसा रिलेशन रहा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसको हम कहते हैं पीएलआई, इसे क्या कहते हैं, एनआईपी। ठीक है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हमको यह बताता है कि किस तरीके से लगभग 14 ऐसे सेक्टर थे जिसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि क्या हो गया था, फिर वही पैंडेमिक की बात। पैंडेमिक में क्या था कि हमारा जो प्रोडक्शन था वह बहुत ज़्यादा अफेक्टिव था, वह बहुत ज़्यादा अफेक्टिव नेगेटिव में चला गया था प्रोडक्शन। देखिए पैंडेमिक 2, हम जैसा कि हम लोग को मालूम है 3 सेक्टर है अपने यहाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। हमारे यहाँ हमारा जो ग्रोथ रेट है जो इतना एस्टेब्लिश रहा और वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रोथ रहा अपने वर्ल्ड में इंडिया का, वो बस किसके माध्यम से रहा, वह बस फार्मिंग के माध्यम से रहा, या हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर ने हमको संभाला था। अगर एग्रीकल्चर ना होता तो हमारा इकोनॉमी क्या होता, बस्ट कर जाता। अब एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट था वो लगभग 3.4 से 3.8 था, और 11वीं पंचवर्षीय योजना में बताया गया था कि हमारा भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तब बन जाता जब हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट क्या होता, 4% के आसपास होता। तो ये लगभग 4% के पास तो है। उतनी बड़ी विभीषिका झेलते हुए भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही हम लोगों को संभाले रखा। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यह बताता है कि जो 13 से 14 सेक्टर को चिन्हित किया गया है वह क्या करे, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च किया गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्च इसमें किया जाए और उनको विशेष तरीके से ध्यान दिया जाए, इनोवेटिव आइडियाज उसमें किया जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट लाने के तरीके अपनाए जाए और इंटरलिंक्ड रहे, वो सब क्या रहे, इंटरलिंक्ड रहे, जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या हो, मैक्सिमाइज हो। तो ये सारी बातें किसमें की गई है, इकोनॉमिक सर्वे में की गई है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हमको यह बताता है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हमको 2024 से 2025 तक अगर हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है हमारे इकोनॉमी को, तो 111 लाख करोड़ रुपीस, कितना, 111 लाख करोड़ रुपीस क्या किया गया, इन्वेस्ट किया गया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। ठीक है, जिससे क्या हुआ, जिससे हमारा 2024-2025 में हमारी जो इकोनॉमी हो वो 5 ट्रिलियन की हो जाए। तो कुछ बातें यहां पे इस तरीके से की गई हैं। अब हम लोग आते हैं, देखिए एक और जो बेहद इंपॉर्टेंट इसमें बात की गई है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें बात की गई क्रॉप स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो वेजिटेरियन ज़्यादा हैं, और वेजिटेरियन ज़्यादा है तो हमारा जो दाल वगैरह का जो कंजम्पशन रेट है वो ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन चाहिए होगा। जब वेजिटेरियन है, दाल का कंजम्पशन है, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा जो दाल में उत्पादन है वह भी फर्स्ट नंबर पे है, वह भी इंडिया फर्स्ट नंबर पे है सराउंड द वर्ल्ड, और हमारा जो कंज्यूमिंग रेट है वो भी फर्स्ट है। तो कहने का मतलब क्या कि हम उतना नहीं उत्पादन कर पाते अपने प्रोटीन या दाल का जितना हमारा कंज्यूमर हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, म्यांमार के साथ क्या किया,
म्यांमार के साथ क्या किया, म्यांमार के साथ समझौता किया, एग्रीमेंट किया। मोजाम्बिक के साथ हमने क्या किया, समझौता किया। किस लिए, कि भैया हमको दाल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है वह क्या हो, फुलीफाई हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आई क्रॉप स्ट्रेटजी के बारे में। तो इकोनॉमी स्ट्रेटजी में यह बताया गया है कि हमारा जो क्रॉप स्ट्रेटजी है वह बस व्हीट और राइस पे डिपेंड ना होके, वह व्हीट और राइस पे डिपेंड ना होके किस पे हो, अब हम कुछ नए मोटे अनाज के तरफ अग्रसर हो। किस पे हो, मोटे अनाज ना होके मोटे अनाज की तरफ अग्रसर हो। जैसे मेज हुआ, दाल का हुआ, अरहर हुआ, तुअर हुआ, इन सब से। तो कहने का मतलब क्या है कि पल्सेस बेस की जो हमारी क्रॉप स्ट्रेटजी है, क्रॉपिंग, वह हम क्या करें, इसमें कुछ इस तरीके से लोगों को बताएं कि वो क्या हो, हमारी पल्स की जो प्रोडक्शन हो वह ज़्यादा हो, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए म्यांमार और मोजाम्बिक से क्या किया गया, एग्रीमेंट किया गया, ठीक है, एग्रीमेंट किया गया। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा जो WPI है, मतलब होलसेल प्राइसिंग इंडेक्स, और CPI, इन दोनों के बारे में थोड़ा बताते चले कि जो हमारा CPI है वह इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है। इन्फ्लेशन से ये दोनों, इन्फ्लेशन रेट से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं इन्फ्लेशन से। अब इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि हमारे इकोनॉमी में पैसे की आपूर्ति, मतलब रुपया की आपूर्ति या मुद्रा की आपूर्ति, ठीक है, मतलब सप्लाई ऑफ मनी किस तरीके का है, उसी से हमारा क्या बात होती है, सप्लाई ऑफ मनी की। तो जब सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो परचेजिंग पावर लोगों की क्या होगी, ज्यादा होगी। जब परचेजिंग पावर ज्यादा होगी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वहां पर क्रैक करने लगेगा, और जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्रैक करने लगेगा तो हमारी जो 100 रुपए की मूल्य होगी या 1 रुपए की जो मूल्य होगी वह क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन रेट कम होना चाहिए, न कि ज्यादा। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए, इन्फ्लेशन रेट न बहुत ज़्यादा हो न बहुत कम हो, एक इक्विलिब्रियम की स्थिति में हो, जिससे हमारी इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई का रोल महत्वपूर्ण तरीके से चलता रहे, ठीक है। तो पल्सेस बेस्ड क्रॉपिंग के बारे में बात किया गया, किसमें, हमारे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, ठीक है। तो ये तो कुछ मुख्य बातें रही जो इकोनॉमिक सर्वे में बतलाई गई, जिसमें बारबेल स्ट्रेटजी, अजाइल स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी नेट के बारे में बात की गई, और GDP CPI, इन सब के बारे में बात की गई। अब हम लोग समझेंगे, अब हम लोग फ्रेंड्स आएंगे, एक ओवरव्यू लिया जाएगा हम लोग। देखिए ये रहा ओवरव्यू, भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नजर। आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा पानी पिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नजर। हाँ, देखिए क्या है कि GDP वृद्धि दर जो है, देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है कांस्टेंट प्राइस। अब आप लोग को बताते चले कि GDP वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर, एक होता है कांस्टेंट प्राइस और एक क्या होता है करंट प्राइस, ठीक है, चालू मूल्य और स्थिर मूल्य। क्या होता है भैया चालू मूल्य और स्थिर मूल्य? देखिए करंट प्राइस जो होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि करंट प्राइस का, कि हाँ करंट प्राइस का, कि जैसे मान लीजिए आपने प्रोडक्शन में, जैसे ये है, ये कलम, इस कलम का हम प्रोडक्शन करते हैं, 500 कलम का प्रोडक्शन हम किए, पेन का हमने प्रोडक्शन किया, और इसका पैसा कितना रखा, 10 रुपीज ईच, मतलब 5,000 रुपये इसका आया, ठीक है। अब यह करंट प्राइस रहा, क्या रहा यह करंट प्राइस, मतलब क्या कि आज का मूल्य जो हमने इसमें इन्वेस्ट किया, जो हमने इसमें लगाया, ये तो रहा करंट का मूल्य। अब यही 500 जो मूल्य है, 500 जो हमारी क्वांटिटी है, 500 क्वांटिटी अगर हम अगले महीने में अगर हम प्रोडक्शन करें और इसकी मूल्य बढ़ने लगे, मूल्य बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी काम करेगा, WPI और CPI भी काम करने लगेंगे, लोगों के पास और सारी
अपॉर्चुनिटी आने लगेंगी, कंपटीशन वगैरह बढ़ने लगेगा, इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी भी कम आने लगेंगी। तो उसमें क्या है, इसके यदि मूल्य में कुछ उतार चढ़ाव हुआ, कुछ उतार चढ़ाव हुआ, तो वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, करेंट वैल्यू। ये उस टाइम की करेंट वैल्यू रही, और आज मतलब आज अगर 1 फरवरी को हम कुछ भी बना रहे हैं तो ये हमारा करेंट वैल्यू है। अगर हम 5 जनवरी को कुछ बनाए थे तो उसका ये करेंट वैल्यू रहा। बात समझ में आई? तो ये हुआ करेंट वैल्यू का, करेंट प्राइस का फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं किसकी, स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य मतलब क्या, कि आज का जो मूल्य हमने लगाया या 5 जनवरी का जो हमने मूल्य लगा के पेन हमने बनाया, उसी मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे आज के मूल्य पे। ठीक है, आज के मूल्य पे हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उस मूल्य का। बात समझ में आई? तो एक स्थिर प्राइस मान लिया जाता है जो वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत में बनाया है 2011। बेस ईयर क्या है? 2011। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, WPI का यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है? 2011-12। और जो CPI है उसका बेस ईयर है 2011। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नजर। GDP वृद्धि दर मतलब ग्रोथ रेट क्या है? अच्छा, अब GDP से बढ़ने से क्या मतलब है? जब किसी एक देश में एक निश्चित समयावधि में क्या हो, प्रोडक्शन किसका? सर्विस और गुड्स का, वो भी फिनिश्ड गुड्स का क्या हो, जितना होता है वही उस सर्टेन कंट्री का GDP होता है। तो GDP बताया कि GDP वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर परसेंटेज में क्या है? 4% है। ये देखिए नेगेटिव GDP ग्रोथ रहा 2020 और 21 में। ठीक है, और 2021 और 22 में 9.2 बतलाया गया है कि 9.2 का क्या रहा? ग्रोथ रेट रहा 2021 से 22 तक, और 8 to 8.5 से 22 to 23 फाइनेंशियल ईयर में रहेगा। ठीक है, ये तो रहा GDP की बात। राजकोषीय घाटा देखिए, अब राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा मतलब यह होता है फ्रेंड्स कि जो राजस्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्राप्त होता है। देखिए, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा दो चीजें होती है। तो राजस्व घाटा क्या होता है कि जो जितना हमारा इनकम हो रहा है उससे कहीं ज्यादा हम एक्सपेंडिचर कर दे रहे हैं। बट राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा मतलब क्या है कि अब जैसे ये आया अपना क्या नाम है, पैंडेमिक। तो पैंडेमिक के सिचुएशन में हमारा राजकोषीय घाटा क्या हुआ? बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारे जो पब्लिक वेलफेयर के हमने जितने प्लान किए थे वो क्या हुए? बढ़े। उसमें स्कीम में पैसे खर्च होंगे ना, जब पैसे खर्च होंगे तो लाजमी सी बात है राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। 1890 में 3.4 और 1920 में 4.6, और यह 20 और 21 में कितना हो गया? 9.2। क्यों हुआ यह? इसलिए कि जैसे कि आप लोगों ने देखा कि तमाम तरीके की ऐसी ऐसी प्लान या स्कीम चले जिससे DBT के माध्यम से कैश लोगों के खाते में डायरेक्टली पहुंच रहा था। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या था? राजकोषीय घाटा वहां पर अपना उसको हुआ, और वह कितना बढ़ गया? 9.2%। ठीक है, और यह 20 और 22 में रहने का कितना अनुमान है? 6.8 इतना रहेगा। मुद्रास्फीति में देखिए CPI कंबाइंड है और WPI बताया ही कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स 12.5 है जो बहुत ज्यादा है। इससे क्या है? महंगाई भी बढ़ती है। CPI क्या है? मतलब कंज्यूमर कितना वो प्राइस, वह एवरेज प्राइस जो कंज्यूमर पेड करता है वह 5.2 21 to 22 में है। आप देख पा रहे होंगे। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज्यादा है, और यह भारत में चौथा पूरे विश्व में चौथा ऐसा देश है जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना है। मतलब अगर हम नंबरिंग करें तो भारत के पास 4th नंबर आएगा जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है। अच्छा, विदेशी मुद्रा भंडार क्यों रहना चाहिए? देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार से क्या होता है? बार्गेनिंग पावर बढ़ता है, और अपने यहाँ की जो मॉनेटरी का मूल्य है वह भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसेस में आएंगे तो वहां पर क्या होता है, हमारी इंडिया की वैल्यू जो होती है वह सप्लीमेंट का काम करती है, और जो फॉरेक्स होता है, जो SDR में निर्मित हमारे मुद्रा है उसमें जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल का होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास
फॉरेक्स रहना चाहिए, जिससे हम उसमें क्या करें, आदान प्रदान कर सके, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे वहां पर वैल्यू को हम दे सकें। बात समझ में आई फ्रेंड्स? तो ये कितना रहा, 633.6 बिलियन डॉलर, ठीक है, 21 टू 22, ये दिसंबर अंत तक की डेटा है। अब देखिए कृषि वानिकी और मत्स्यिकी के बारे में यहां पर बताया गया है कि 21 टू 22 से 3.9 है क्या परसेंट, ये हमारा सकल मूल्य वृद्धि दर है, ठीक है। औद्योगिक वृद्धि दर क्या है, देखिए औद्योगिक वृद्धि दर और सेवाएं, सबसे ज्यादा अगर किसी पर इफेक्ट हुआ इस पैंडेमिक का तो वह दो ही सेक्टर रहा, एक औद्योगिक दर रहा, दूसरा सेवाएं रहा। तो सर्विस सेक्टर, सब लोग तो क्या नाम है, इसमें पैंडेमिक में क्या हुआ, सारी चीजें बंद हो गई, सब लोग अपने अपने घर में रहे, तो होटल वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ बंद रहा, तो सेवाएं बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई। उसका नतीजा क्या था कि 2021 से लेके नेगेटिव में क्या हुआ, इसकी ग्रोथ रेट रही -8.4 और 8.2 जब से लॉकडाउन ओपन हुआ 2022 से ये रहा। और औद्योगिक वृद्धि दर में क्या दिखा रहा है कि -7.0 2021, और यह देखिए एक आशाजनक उपलब्धि है भारतीय दृष्टिकोण से, क्योंकि औद्योगिक वृद्धि दर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, जो 11.8% तक गुम किया, और यह भी नेगेटिव में रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि अब हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वह क्या अच्छे मानकों के साथ बढ़ रही है वृद्धि की दिशा में, ठीक है। एक आशाजनक उपलब्धि है, बशर्ते कोई और वेव ना आए, किसका, कोविड का। अगर कोई और वेव आ गया तो फिर सारी चीजें, पूरी मेहनत चौपट, ना बारबेल की स्ट्रेटजी काम करेगी, ना नेट स्ट्रेटजी काम करेगी, ठीक है। सॉरी। अब हम बात करेंगे राजकोषीय घाटा की। हम लोगों ने बात किया है कि राजकोषीय घाटा में क्या हुआ, 6.8, देखिए ये 2020-21 अनंतिम है, 9.2 बढ़ गया था, जबकि राजकोषीय घाटा कितना होना चाहिए, विदिन 4.4 से 6, मतलब हमारा आरबीआई कहता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% के अंदर ही रहे। तो जीडीपी का कितना परसेंट हुआ, 21 से 22, हमारा जो राजकोषीय घाटा है वह 6.8 पे हम लोगों ने कवर कर रखा है, जबकि यह बढ़ कितना गया था, 9.2 तक, ठीक है। राजकोषीय घाटा कम होना चाहिए। बात समझ में आई? अब देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा अफेक्ट, जैसे मैंने कुछ बताया आपको कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावी सेक्टर रहा तो वह सर्विस सेक्टर रहा। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक की वजह से हमारा जो सर्विस सेक्टर था वह क्या था, क्लोज डाउन था, पूरा लोग घरों में बैठे थे, ट्रांसपोर्टेशन थी नहीं, बैंकिंग सर्विस चरमरा गई थी, और सारी जो होटल वगैरह है, सारे इंस्टीट्यूशन है, सारे क्लोज थे। तो कहने का, एडवोकेसी सब बंद थी। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने सर्विस सेक्टर के ड्राइवर हैं, जितने भी सर्विस सेक्टर के कंपोनेंट हैं, सारे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित थे। तो 2089 में 7.2 था, और देखिए नेगेटिव बताया ना, 2021 में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये नेगेटिव इंपैक्ट बता रहा है, ठीक है। और 21 टू 22 जब सब कुछ ओपन हुआ लॉकडाउन से, तो ये 8.2% बता रहा है। कब? मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि। सकल मूल्य वृद्धि क्या है? देखिए ग्रॉस वैल्यू जनरेट, मतलब वृद्धि करना, उसमें ये क्या हुआ, 8.2% हमारा यह 2020-21 से 2020-22 तक क्या किया, थोड़ा अपडेट हो रहा है, वृद्धि की तरफ बढ़ रहा है, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत हैं। अब हम बात करते हैं औद्योगिक वृद्धि दर। देखिए बस एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्टर आप देख पाएंगे, सब में क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट कब है, 2020 और 21 में। तो ये भी -7.0 है, जबकि जब सबसे ओपन हुआ तो वहां पे क्या है, ये बूम करा और 11.8 तक यह आया। यह भी है हमारा मूलभूत कीमत पर, जो हमारा क्या है, हमारा जो ईयर है, बेस ईयर, वो क्या है, 2011-12, ठीक
ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं औद्योगिक वृद्धि दर के बाद हम बात करते हैं खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन में इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताया गया है कि जो मिलियन टन में जो हमारा उत्पादन था वह बढ़ ही रहा है निरंतर। देखिए, चावल, गेहूं, मोटा अनाज और दाल सब शामिल है, ठीक है, इसमें क्या है, बढ़ रहा है। जो हमको क्या किया, जैसे मान लीजिए आपको 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से सबसे बड़ा प्रोग्राम चला, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके के प्रोग्राम हैं जो हमारे क्या, हमारे जो ड्राइवर हैं, जो हमारे इकोनॉमी के ड्राइवर हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर के ड्राइवर हैं, वो हमको बस क्या किया, सस्टेन किया है। इसी के बदौलत हम लोग अच्छा जीवन यापन, या यूं कहें तो हमारे इंडिया को कम झटके लगे इकोनॉमिक तरीके से। अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण डालें तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है एग्रीकल्चर फार्मिंग की, वह बहुत खराब है। और अपने यहाँ के क्या है, लोग स्टोर वगैरह करके रखते हैं, तो जिसके अपने बुरे दौर के लिए वही यहाँ पर काम आया और निरंतर यह बढ़ा ही। 1920 में क्या हुआ, 297.5 मिलियन टन तक उत्पादन हुआ और 308.6 मिलियन टन 2020 और 21। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डिपेंडेंसी है हमारे इकोनॉमी की, वह अभी भी सर्वाधिक किस पे है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। और एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया इस पैंडेमिक के सिचुएशन में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेवा क्षेत्र। देखिए, सेवा क्षेत्र की हम बात करें तो कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। क्यों? क्योंकि सब चीज़ें क्लोज डाउन थी, और जब सब सारी चीज़ें क्लोज रहेंगी तो लाजमी सी बात है सेवा सेक्टर तो प्रभावित रहेगा ही। देखिए, समग्र सेवा का क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन 8.2% क्या है, बढ़ने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि ये सब सारी चीज़ें क्या हुई, ओपन हो रही हैं, जिससे क्या हुआ, लोग इन्वेस्टमेंट भी करने लगे हैं और पैंडेमिक के पहले की स्थिति प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे सेवा क्रय प्रबंधकों का सूचकांक, हवाई माल, ये बहुत कम प्रभाव पड़ा। क्यों? इसलिए कि देखिए, अपने यहाँ रेल बंद नहीं हुआ, रेलवे चलता रहा, चाहे वह श्रमिक की क्राइसिस हो, चाहे वह माल भाड़ा की क्राइसिस हो, अपने यहाँ तो हुआ नहीं उस तरीके से। तो वहाँ पे क्या, हमारे जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में अब भाई ट्रेन चलेगा तो उसके लिए ईंधन होगा, ईंधन होगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो फिर क्या, सबको रोजगार के साधन में, उसमें जितने लोग थे, ऐसा तो है नहीं कि सबके रोजगार चले गए। तो जो सेवा सेक्टर है, जो रेलवे वगैरह है, वो क्या किया, थोड़ा उम्मीदें बनाए रखी। सेवा निर्यात में 21.6% की वृद्धि हुई। मीन्स क्या कि जो सर्विस ओरिएंटेशन एक्सपोर्ट है उसमें 21.6% की वृद्धि हुई, जो क्या किया, महामारी मतलब पैंडेमिक के स्तर को हमने पार किया। सॉरी। अब देखिए, सेवा क्षेत्र में 16.7 US डॉलर बिलियन से अधिक का FDI प्राप्त हुआ। देखिए, FDI और FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये दो तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट के फॉरेन से। हम लोग बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में तब। ये कितना हुआ, देखिए, भारत में कुल FDI अंतर्वाह का लगभग 54% है। क्या? यह सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर वो भी कब, 2020 और 21 नहीं, 2020 और 22 के बारे में ये बात की गई है कि 54% से बढ़ा है। अब बात करते हैं हम वर्ष 2020 में भारत की हिस्सेदारी वर्ल्ड के जो कॉमर्शियल सेक्टर के सर्विस हैं उसमें कितनी हो गई, उसमें लगभग 4.1% हो गई। और जो हमारे यहाँ स्टार्टअप है, देखिए स्टार्टअप में एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसका नाम है यूनिकॉर्न। तो अपने इंडिया में 84 यूनिकॉर्न स्टेब्लिश हुए ड्यूरिंग द लॉकडाउन। स्टार्टअप ड्यूरिंग द लॉकडाउन मतलब ये पैंडेमिक में 84 बहुत बड़ा नंबर है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द इंडिया की 84, अभी ये 83 है, 84 स्टार्टअप हुए हैं
अब स्टार्ट ये यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? यूनिकॉर्न का मतलब है कि ऐसे स्टार्टअप जिनकी इन्वेस्टमेंट क्या हो, यूएस डॉलर में कितनी हो, 1 बिलियन, समझ लीजिए, जिनके मार्केट कैप क्या हो, 1 बिलियन की हो, ठीक है। तो अपने यहाँ इंडिया में ये ग्रेट अचीवमेंट रहा। और कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर क्या हुआ, सर्विस सेक्टर में हम लोगों के यहाँ से जो रेगुलेटरी बॉडी थी उन्होंने रियायत दी, ठीक है, कि अंतरिक्ष मतलब हमारे यहाँ जो स्पेस प्रोग्राम है या जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो बूम करें, इसके लिए रेगुलेटरी जो बॉडी थी जैसे ट्राई वगैरह हुआ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अपने मिनिस्ट्री के हिसाब से रियायत दी, जिससे क्या हो, सर्विस सेक्टर बूम करे। अब हम आते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब आया मुद्रास्फीति एवं प्राइसिंग एंड इन्फ्लेशन। देखिए क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि कीमत, किसी भी वस्तु की कितनी कीमत हो वह इस बात पर निर्भर करता है फ्रेंड्स कि उसकी डिमांड एंड सप्लाई का रोल किस तरीके का हो। जब किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगा तो उसकी मूल्य क्या होगी, बढ़ेगी। जब डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगा तब उसकी मूल्य घटेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि प्राइसिंग तब निर्धारित होगा, प्राइसिंग कब निर्धारित होगा, जब डिमांड क्या हो, यदि डिमांड ज्यादा हो और क्या हो, सप्लाई क्या हो, कम हो। डिमांड बढ़ रही है लोगों की, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है लोगों की, तो लाजमी सी बात है ये जो प्राइसिंग है उस पर्टिकुलर वस्तु का, उसका प्राइस हाइक करेगा, ठीक है। वही सेम कंडीशन इधर भी है कि जब लोगों के पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे, लोगों के पास जब पैसे ज्यादा हो जाएंगे, और हमने बताया ही कि तमाम तरीके की ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीबीटी के माध्यम से या लोगों के पास सप्लाई का मतलब क्या, मूलभूत सप्लाई, मतलब अगर आपके पास पैसे रहेंगे तभी तो आप कुछ चीजें खरीदने के लिए जाओगे। तो ये जो सप्लाई है पैसे की वो बना के रखी कि लोगों के पास पैसे रहे, लोगों के जेब में कैश रहे, जिससे लोग अपने बेसिक नीड्स की जरूरतों को क्या करें, खरीद पाए, जिससे हमारा इन्फ्लेशन तो बढ़ा। इन्फ्लेशन बढ़ना भी अच्छी चीज है, ऐसी बात नहीं है कि ये खतरनाक है, मगर एक निश्चित लिमिट को क्रॉस ना करे, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ाना भी जरूरी था जिससे प्राइसिंग क्या हो, प्राइसिंग की मात्रा भी रहे, डिमांड भी हो लोगों में। जब डिमांड रहेगा इकोनॉमी में तो सप्लाई की तरफ लोग अग्रसर होंगे। अब जब डिमांड ही नहीं रहेगा तो कोई सप्लाई देके क्या करेगा, उसकी प्राइसिंग तो कम ही होगी। तो यही फिनोमेना यहाँ पे अपनाया गया। देखिए औसत हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त सीपीसीआई, सीपीसीआई मतलब क्या, सीपीआईसी, ये कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स की बात की गई है कंज्यूमर के बेस पे कि अप्रैल दिसंबर में कितना 6.6% से घटकर 5.2% रही। ये अच्छी बात है। सीपीआई अगर घट रहा है तो यह अच्छी बात है कि लोग क्या कर रहे हैं, पैसे को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब क्या, कंज्यूमिंग करने में लोग खर्च कर रहे हैं, तो यह अच्छी चीज है। खाद्य मुद्रास्फीति दर गत वर्ष 9.1% से घटकर 2.9% रही। खाद्य मुद्रास्फीति बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाद्य मुद्रास्फीति क्या हो, कम हो, ज्यादा ना हो। और एक WPI की हम बात किए थे, WPI भी कम होना चाहिए, न कि ज्यादा, समथिंग 11% है, वो भी कम होना चाहिए। प्रभावी आपूर्ति पक्ष प्रबंधन से कीमतों पर नियंत्रण किया गया। मैंने बताया प्रभावी आपूर्ति पक्ष प्रबंधन क्या है, वही तो है कि जैसे किसानों को पैसे देना 6,000 रुपये, गरीबों को श्रमिकों को एक निश्चित सर्टेन अमाउंट देना, हर गवर्नमेंट ने ऐसा किया, इनिशिएटिव लिया। दूसरी बात, छात्रों को या विधवाओं को या जो डिपेंडेंट है उनके पास भी, उनकी भी ख्याल रखना। तो ये सब चीजें क्या है, यह प्रभावी आपूर्ति है। अगर वहां पर उनको पैसे ना मिलते तो वो लोग कुछ खरीदने की हैसियत में नहीं होते, जिससे हमारी इकोनॉमी क्या करती, बैठ जाती और एक गृह युद्ध का शुरुआत तरीके से आप कह सकते कि होता। दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए सक्रिय उपाय किए गए। अब देखिए मैंने बताया कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द पल्सेस, बट इंडिया इज आल्सो
लार्जेस्ट कंज्यूमिंग कंट्री ऑफ द पल्सेस, मीन्स कि इंडिया जो है वह लार्जेस्ट कंज्यूम तो करता ही है पल्सेस का और प्रोडक्शन भी करता है, फिर भी हमको मतलब हमारी जो नीड है उसकी क्या कहते हैं सप्लाई नहीं हो पाती है पूर्ण रूप से, इसलिए हमको डिपेंड रहना पड़ता है इंपोर्ट करने के लिए दाल। मैंने बताया म्यांमार और मोजाम्बिक से लिया गया, इस तरीके से एग्रीमेंट किया गया और अपने यहाँ क्रॉप स्ट्रेटजी भी बदली गई, जिससे क्या करे लोग राइस और क्या नाम है व्हीट से हटे और इन सब चीज़ों मोटे अनाजों और दाल दलहन की खेती में बढ़े, इस तरीके से किया गया। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। क्या कहा है कि WPI मतलब आपके थोक मूल्य सूचकांक अप्रैल दिसंबर के दौरान कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही थी? 12.5% के। क्या इंगित करता है? यह तो कुछ तो इंगित करता होगा ना। यह कर रहा है कि यह गत वर्ष का कमजोर आधार है। मतलब क्या कि 2020 में क्या था, पेंडेमिक का सबसे ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए कि सब लोग नए थे, एक निराशावादी दुनिया में हम लोग रहने लगे थे कि अब क्या होगा ज़िंदगी में, ठीक है, अब क्या होगा ज़िंदगी में, कहीं किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। इसलिए लोगों को क्या था, थोक मूल्य सूचकांक मतलब महंगाई दर क्या थी, बढ़ रही थी, तो यह गत वर्ष का कमजोर आधार था, जिसके वजह से यह 12.5% तक हाइक की। ठीक है, लोगों में आशा की किरण ही नहीं थी जब तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई। लोगों में यह विश्वास नहीं हुआ कि हम भी आगे जी सकते हैं, जीने की चाह हो सकती है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी, जब हमारा इकोनॉमी बंद रहा तो आर्थिक गतिविधि हो नहीं रही थी, सब कुछ ठप था कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से। तो जब आर्थिक गतिविधि यानी जब धीरे धीरे सने क्या हुआ, छूट मिली, लोग इकोनॉमिक सेंटर्ड होने लगे, लोग प्रोडक्शन और सर्विसेज में ओरिएंटेशन में आने लगे, लोगों का काम धंधा स्टार्ट होने लगा, तो क्या हुआ, ये 12.5% की दर से थोड़ी सी एक मिला उन लोगों को सहायता कि अब ये चीज़ें आर्थिक गतिविधियों में क्या हुआ, तेजी आई है, जिससे हमारा जो महंगाई है वह थोड़ा कम होगा। कच्चे तेल और अन्य आयातित आधारों के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि हुई। देखिए, कच्चे तेल और अन्य आयातित मतलब क्या, जो क्रूड ऑयल है, अगर इनमें वृद्धि होगी तो लाजमी सी बात है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेंगे, और जब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेंगे तो हर उस चीज की वैल्यू, हर उस कमोडिटी की वैल्यू हाइक करेगी, वृद्धि करेगी, जो ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड हो या जिसमें उस प्रोसेस में क्रूड ऑयल का इन्वॉल्व हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें इसको बढ़ाने में योगदान दी। उच्च माल ढुलाई लागत, मैंने अभी आपको बताया ही कि जब क्रूड ऑयल बढ़ेगा, जब हमको पैसे ज़्यादा देने होंगे, तो जब हम उस चीज़ों को दूसरे के यहाँ देंगे तो लाजमी सी बात है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज रहेगा। जब हमारी वैल्यू ही ज़्यादा हो रही है तो हम उसमें ऐड वॉलरम करके लोगों को अपना सामान देंगे। तो कुछ ये महत्वपूर्ण चीज़ें रही जिसके बारे में बताया गया आर्थिक सर्वेक्षण में। अब देखिए, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करता उद्योग एवं अवसंरचना। जो हमारा इंडस्ट्री है, यह क्या था कि 2020 और 22 में अप्रैल नवंबर के दौरान 15.3% में आईआईपी इंडस्ट्रियल इंडेक्सिंग प्राइस होता है, यह 70.4% की दर से बढ़ा, जो एक अच्छी चीज है। क्या है? अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत तमाम तरीके से मैंने बताया आपको, PIL, NPI, वहाँ वो सब क्या था, वो सेंटर्ड था कि हमारा जो प्रोडक्शन हो, हमारा जो उत्पादन हो, वह क्या हो, चीज़ें बढ़े, उसमें कमी ना हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से थी। वर्ष 2022 की दूसरी चौथाई में शुद्ध लाभ बिक्री अनुपात ये सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ रहा। मतलब क्या कि हाई टाइम ग्रेटेस्ट। कारपोरेट्स का क्या था, नेट प्रॉफिट सेल्स रेशियो, नेट प्रॉफिट सेल्स रेशियो की बात की गई है यहाँ पर। नेट प्रॉफिट सेल्स रेशियो के बारे में बात की गई है कि वह क्या था, हाइक रहा, हमेशा था, मतलब सबसे ज्यादा हाइक रहा। प्रतिदिन सड़क निर्माण, अब देखिए सड़क निर्माण में अगर लोग रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, तो लाजमी इस बात है श्रमिक ही करेंगे। वहां भी एक ये साइकिल है। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक साइकिल है।
इसमें प्रोडक्शन जब स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हर ड्राइवर जितने होते हैं सब अपने अपने तरह से इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिदिन जो सड़क निर्माण की सीमा थी, आपने देखा होगा कितना बड़ा पेंडेमिक था, मगर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस थे, जो काम हो रहे थे वो नहीं रुका और रुकना भी नहीं चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर यदि मजबूत रहेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगेंगे, श्रमिक रहेंगे तो उन लोगों की रोजी रोटी चलेगी, उनको पैसे मिलेंगे, इकोनॉमी सेंटर्ड काम होते रहेंगे। तो ये कितना हुआ, 28 किलोमीटर से बढ़कर 36.5 किलोमीटर पर डे हो गया। ये एक अच्छा अचीवमेंट है। पैंडेमिक के सिचुएशन में भी अगर इस तरीके की वृद्धि होती है तो बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं भारतीय रेलवे। रेलवे भी एक अच्छा ड्राइवर है। जानते ही हैं कि भारतीय रेलवे में पूंजीगत व्यय मतलब क्या, पूंजीगत मतलब क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो क्या हुआ 2014 के एक्स्ट्रा में 5 गुना वृद्धि के साथ 2.15 लाख करोड़ तक बढ़ाने का बजट रहा। बजट बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, लोगों में वो इकोनॉमी में जाएगा पैसा। जब इकोनॉमी में जाएगा पैसा तो लोगों में कैपेसिटी आएगी, परचेजिंग पावर आएगी। जब परचेजिंग पावर आएगा तब देखिए, परचेजिंग पावर एक ऐसा ड्राइवर है इकोनॉमी का जो किसी भी इकोनॉमी को अच्छे संकेत देते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास परचेजिंग पावर बढ़ती है तो इसका मतलब है कि समृद्धि बढ़ रही है। पैसे ज़्यादा होने से मतलब नहीं है, मतलब है कि आज का आपके पास 10 रुपए में आप कितने वस्तु खरीद रहे हो। अगर आप 10 रुपए में जितने वस्तु खरीद रहे हो और कल 100 रुपए में उतने वस्तु खरीदोगे तो कहने का मतलब है कि आज के 10 रुपए आपके लिए अच्छे हैं। जो 10 रुपए की परचेजिंग पावर थी वह 100 रुपए की बराबर हुई, ठीक है। तो 10 रुपए तो कम है ना अगर वैल्यू के मामले में तो, मगर यहाँ पर परचेजिंग पावर 10 रुपए की परचेजिंग पावर अच्छी है 100 रुपए के बनस्पत। बात समझ में आई। तो इकोनॉमी में परचेजिंग पावर की हम लोग बहुत कंसिडर करते हैं कि परचेजिंग पावर होना चाहिए। वही बात यहाँ पे की उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए देखिए अब आया PLI। मैंने बताया ही कि इंटरफेस है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। भौतिक तथा डिजिटल आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल। जैसे अब आप बताइए भौतिक तथा डिजिटल, अभी आज के जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो डिजिटल करेंसी के बारे में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बात की। क्रिप्टो करेंसी को कम्पीट करने के लिए, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी तो अपने यहाँ वर्ल्ड है नहीं, तो कहने का मतलब है कि डिजिटल करेंसी होगा भौतिक तथा डिजिटल आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए। जैसे फोन पे वगैरह हुआ, भारत में रहा। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हर गली मोहल्ले में हर ठेली खुमचे वाले के पास क्या है, भारत इंटरफेस है। अगर आपको 5 रुपए का सामान लेना है तो 5 रुपए आप पे कर दे रहे हो। तो ये चीज़ें कहाँ से आई, अमेरिका तक में भी ये चीज़ें नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका में और अपने यहाँ इंडिया, अब देखिए सबसे डेवलप कंट्री और अपने यहाँ की डेवलपिंग कंट्री इंडिया है। यहाँ पे हम तुलनात्मक एक बात आपको बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें हम लोगों को जो मिलता है सर्टिफिकेट वह ऑनलाइन जनरेटेड होता है डिजिटल फॉर्म में। अमेरिका में अगर आप वैक्सीन करवा रहे हो तो वहाँ पर हैंडमेड सिग्नेचर से आपको दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग डिजिटली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं और आप सबको मालूम है आने वाला जो समय है वह डिजिटल का ही है। जो डिजिटल जितना ज़्यादा सक्षम होगा उसकी समृद्धि, उसके यहाँ प्रोमिनेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ें यहाँ पे की गई है कि हमारा जो पहल है, हमारा जो एस्पेक्ट है, जो हम लोग अपना इकोनॉमी में बूम की तरह जा रहे हैं वह डिजिटल यानी डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे ई श्रम वगैरह हुआ, घर बैठे पैसे मिल जा रहे हैं, आपके खाते में पैसे आ रहा है। डीबीटी हुआ, डीबीटी तो बहुत बढ़िया उदाहरण है इसका, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए भारत का बाह्य क्षेत्र काफी मजबूत। बाह्य क्षेत्र का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो संबंध है एक्सटर्नल दुनिया में वह किस तरीके का है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि हमारा वस्तु निर्यात एवं आयात कोविड पूर्व के स्तर को भी पार कर गया। मीन्स क्या कि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वह कोविड के पहले के स्तर को पार कर गया। इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी जो है वह बढ़ रही है।
ठीक है, अच्छी दिशा में बढ़ रही है। ये सब ड्राइवर है। शुद्ध सेवा निर्यात, देखिए आयात हमेशा क्या होता है, गलत ड्राइवर, मतलब नकारात्मक, निगेटिविटी इंटेंट को प्रदर्शित करता है। और जब हम निर्यात करते हैं, जब हम कोई भी चीज का एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा पॉजिटिव इंटेंट में होता है। यहां पे क्या कहा कि शुद्ध सेवा मतलब नेट सर्विस जो हमारा है वह एक्सपोर्ट हो रहा है और उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। उसके बाद क्या कहा है कि 2021-22 की प्रथम छमाही में जो हमारा पूंजी प्रवाह है, मतलब क्या कि जो हमारे बाह्य लोगों से जो संपर्क है, जो हमारी बाहरी दुनिया से संपर्क है, उसमें 65.6 या 65.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट अधिशेष कितना रहा, 63.1 अरब अमेरिकी डॉलर। इस पे थोड़ा काम करना है। विदेशी मुद्रा भंडार, मैंने बताया आपको कि ये अब तक का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज्यादा है भारत में, और जब ज्यादा रहेगा तो लाजमी सी। अच्छा, ये होता कैसे है, देखिए मैंने बताया आपको एफडीआई और एफपीआई, तो ये चीजें जब जहां ज्यादा होंगी वहां पर लोग अपने ही कंट्री में तो पैसे देंगे, वो इंटरचेंज होगा, फिर वो कमोडिटी एक्सचेंज में आएगा। वो सारी चीजें हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में तब बताएंगे। अभी हम लोग फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में कितना है, 633.6 अरब अमेरिकी डॉलर, ठीक है। ये वन प्लेस हाइक है, बात समझ में आई। भारत क्या है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया। मैंने आपको बताया था, क्या बना, चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना। अच्छा, इससे क्या मतलब है, इससे मतलब यह है कि हमारी विश्वसनीयता रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बढ़ेगी। लोग लोड लेंगे, जैसे हम इलाहाबादी भाषा में कहते हैं लोड लेना ना, वैसे ही लोग लोड लेंगे। हम किसी वैश्विक पटल पे कुछ बोलेंगे तो लोग समझेंगे वर्थ हमारे पास आ गई ना, हमारे पास संपत्ति आ गई है ना, हमारे पास बार्गेनिंग पावर भी रहेगी। बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। सामाजिक संरचना एवं रोजगार। भारत में पैंडेमिक में इस क्षेत्र में बहुत काम किया गया है और अभी काम निरंतर चल रहा है और करने की और आवश्यकता है। देखिए, सामाजिक सेवा पर व्यय में वृद्धि, मैंने आपको बताया कि जो राजकोषीय घाटा है वह बढ़ी। क्यों बढ़ी, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी गवर्नमेंट की जब एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो जानते हैं आप, जो बजट होता है वह आगम और मतलब जो हमारा इनकम हुआ और जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ उसी का एक खाका होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि सामाजिक सेवा, पब्लिक वेलफेयर जितने भी स्कीम थे उसमें तो पैसे लगे ना, तो उसके पैसे कहां से आए, कोई देगा भाई। टैक्स लेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी करेंगे, एक्साइज ड्यूटी करेंगे, जीएसटी वगैरह तमाम ऐसे कलेक्शन है जिससे आएगा, मगर वो भी नाकाफी साबित हुई। तब वहां पर राजकोषीय घाटा का उपयोग होता है। और सामाजिक सेवाओं पर व्यय में जब वृद्धि हुआ पैंडेमिक की वजह से, तो जीडीपी के 6.2% से बढ़कर जीडीपी के 8.6% के मध्य हुई। क्यों, क्योंकि लोगों की इनकम जब थी नहीं, जब लोगों में इनकम नहीं थी तो लाजमी सी बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि लो भैया हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपकी जो दिनचर्या की जो बेसिक नीड है उसको आप फुलफिल करो, उसको आप फुलफिल करो और मार्केट में जाओ और मांग को बढ़ाओ, डिमांड को बढ़ाओ। हम सप्लाई दे रहे हैं, आप मांग को बढ़ाओ। और जब मांग का जनरेशन होगा, जब डिमांड का जनरेशन होगा, तो प्रोडक्शन में इंसेंटिव होगा। और जब प्रोडक्शन में लोग इन्वॉल्व होंगे तो लाजमी सी बात है एक साइकिल उत्पन्न हो जाएगी, जो साइकिल बंद हो गई थी पैंडेमिक की तरीके से तब समय में, जब एक साइकिल आ जाएगी तब क्या होगा, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो जनरेशन होगा इनकम के वो प्राप्त कर लेगा। तो वही यहाँ पर कहा गया है फ्रेंड्स कि 6.2% जब कोविड नहीं था 2014 में तब, मगर 8.6% ये जीडीपी के बढ़ गए हैं, ठीक है। अब हम श्रम बाजार संकेतों में तीव्र लाभ हुआ। क्यों, क्योंकि श्रम लेबर ओरिएंटेशन जितने भी कल कारखाने थे वो पैंडेमिक की सिचुएशन में बंद हो गए थे। तो जब रीओपन हुए चीजें तो वहां पर तमाम तरीके की सहूलियत दी गई लोगों को, हर तरीके, जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह की चीज़ें हुई या नए नए स्टार्टअप हुए तो वहाँ पर लोगों को सहूलियत दी गई कि आप स्टार्ट कीजिए, हम आपको ये मुद्रा वगैरह योजना की
सुविधाएं दी गई, लोगों को पैसे दिए गए कि आप नए नए स्टार्टअप कीजिए। रेहड़ी वालों को 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये, जिसकी जितनी मतलब एक स्कीम चलाया गया उसमें दिया गया। तो शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़कर महामारी पूर्व के स्तर तक पहुंचा। मतलब क्या कि जब चीज़ें खुली तो फिर लोग शहर में जाने लगे, गांव से फिर वहां पर लोग डिमांड और सप्लाई के काम में जुट गए। कोविड की दूसरी लहर के दौरान रोजगार औपचारीकरण जारी रहा। रोजगार औपचारीकरण से मतलब क्या है? देखिए, कोविड का जब डेल्टा वेरिएंट आया अपने इंडिया में, बहुत विनाशकारी था, बहुत विनाशकारी। उसका इंडिया ने किस तरीके से टैकल किया? अगर कोई और देश होता जहां पर लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन होता तो उसको लोग किस तरीके से देखते। और भारत जैसे राष्ट्र में जहां पर स्टार्टिंग में जब कोविड आया था तो कोई मान रहा था, कोई मान भी नहीं रहा था कि कोविड जैसी चीज है, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चक्रव्यूह में फंस गई कि हम किस तरीके से लोगों को समझाएं। तो अवेयरनेस का प्रोग्राम चला, ताली थाली, जो भी आप जिस तरीके से कहें, ये सब क्या था? ताली बजाने से, थाली बजाने से न लाइट की रोशनी करने से कोविड नहीं जाता, मगर एक अंतः ऊर्जा प्रस्फुटित होती, लोगों में लड़ने की जज्बा होता, लोग संगठित होते। आप ही समझिए, अगर 4 बजे किसी को बोला जाए कि आप 4 बजे एक साथ करिए, तो ये सामूहिकरण की चीज़ें हैं ना। वही चीज़ें यहाँ पे हुई कि दूसरी लहर, जब दूसरी लहर हुआ तो गांव में बहुत मातम छाया, अपना ये तांडव किया, गांव बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। जब गांव अफेक्ट हुआ तो दूसरी लहर के दौरान गांव को देखते हुए तरह तरह के पब्लिक प्रोग्राम जो वेलफेयर के थे वह स्टार्ट किए गए। आशा बहुओं को घर घर जाकर बताया गया कि आप जाकर इनकी टेस्टिंग कीजिए, लोगों को समझाइए कि नहीं ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लोग टीकाकरण की तरफ जाएं। वही सब सारी चीज़ें यहाँ पे की गई। मनरेगा के तहत दी जाने वाली निधि में वृद्धि, लगभग 20 रुपये, कितना? लगभग 20 रुपये बढ़ाया गया मनरेगा की तरफ। जब पैसे किसी के पास बढ़ेंगे तो लोग खर्च करने भी ज़्यादा जाएंगे। वही प्रजनन दर, सेक्स दर जैसे सामाजिक सूचकांक दर्शाने वाली दर में सुधार हुआ। ठीक है, लोग समझे कि भैया ज़्यादा पॉपुलेशन करने की कोई मतलब नहीं है, हम क्या करें, कम ही रहें, सेफ रहें। ठीक है, ताकि हेल्थ इश्यूज इस तरीके की लोगों ने देखा कि लोगों में एक जागरण का भाव उत्पन्न हुआ। तो ये तो पब्लिक से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें थी। अब देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि कोविड के विरुद्ध, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में भारत क्या रहा? अग्रणी रहा। मतलब क्या कि इंडिया वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री रहा जो कोविड को टैकल करने में एक अप्रतिम उदाहरण पूरे राष्ट्र में, पूरे समाज में दिया। क्या कहा कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण। आज जब हम बात कर रहे हैं तो लगभग 150 करोड़ टीकाकरण हो चुका है। और अपने यूपी में लगभग 75% लोगों को, एडल्ट को सेकेंड डोज लग गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो अभी थर्ड ओमिक्रॉन वगैरह था, टीकाकरण के ही वजह से यह कम घातक रहा, नहीं तो यह और ज़्यादा फैटल करता। अब देखिए कि 18+ की आयु वाली 70% जनसंख्या, 70% जनसंख्या कब? 18+। अब तो आप जान ही रहे हैं कि 12 वर्ष से जितने किशोर हैं उनको भी दिया जाता है। तो 70% की जनसंख्या का पूरी तरह से टीकाकरण हुआ। अब समझ लीजिए कितनी बड़ी ड्राइव रही वैक्सीनेशन की, वो भी मुफ्त। ठीक है, 93% जनसंख्या को पहली डोज दी गई। इंडिया के अगर 140 करोड़ लोग हैं तो उसमें से 93% को पहली डोज लग गई है। कुल टीकाकरण कितना हुआ? 157.94 करोड़। पहली डोज कितना लगी? 91.39 करोड़ और दूसरी डोज 66.05 करोड़। यह 16 जनवरी 2022 तक के आंकड़े हैं और यह निरंतर तीव्र गति से बढ़ ही रही है। तो कहने का मतलब क्या है? अब देखिए इसका इकोनॉमी में क्या काम, बताते हैं। इसका इकोनॉमी में यह काम है मित्रों कि देखिए, वैक्सीनेशन का जब भी काम होगा, दिख रहा होगा ना आपको, वैक्सीनेशन का जब भी काम होगा तो वैक्सीनेशन में क्या होता है? वैक्सीन बनेगी, R&D होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, पैसे लगेंगे, डिमांड होगा। चलिए, वैक्सीनेशन लगाने वाले, हॉस्पिटलिटी बढ़ेगी, ये भी तो सर्विस सेक्टर का काम है, हॉस्पिटल सर्विस सेक्टर का फैक्टर है। तो जब हॉस्पिटल बनेंगे तो उसमें मजदूर लगेंगे,
मजदूर लगेंगे, सरिया लगेगा, ईंट लगेगा और आपके सीमेंट लगेगा। तो ये सब क्या, विनिर्माण के जितने भी उत्पाद हैं, विनिर्माणी उत्पादक, उसमें भी वृद्धि होगी। मतलब जब आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओगे, किसको बढ़ाओगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बढ़ाओगे, तो उससे रिलेटेड क्या होगा, उससे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट होंगे सब बूम करेंगे। और जब सब बूम करेंगे तो क्या होगा, तो आपके पैसे लगेंगे, जब पैसे लगेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई देने के लिए क्या होगा, विनिर्माणी उद्योग में एक संचार होगा। और जब एक संचार होगा तो उसमें लगने वाले जो लोग हैं वो मानव हैं, तो मानवीय जो श्रमिक होंगे उनके पास भी पैसे आएंगे। क्यों, क्योंकि उनको लेबर करने के लिए एक अवसर मिलेगा। ठीक है, तो वैक्सीनेशन, देखिए वैक्सीनेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आपको मालूम है इसमें कितने लोग लगे, कितनी आशा बहुएं लगी, कितने हेल्थ वर्कर्स लगे, कितने वॉलंटियर्स लगे, उनको पैसे तो मिलेंगे ना भाई, कोई वैसे ही तो काम करेगा नहीं, पैसे लगेंगे। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का भी एक चक्र है वैक्सीनेशन। तो हम इसको हर तरीके से देखिए, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू लगाएं, हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू लगाएं। इकोनॉमी टोटली डिपेंड है डिमांड एंड सप्लाई से, बिना उसके कुछ है ही नहीं इकोनॉमी में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कहा गया है। हाँ, मौद्रिक प्रबंधन मीन्स मॉनेटरी मैनेजमेंट, मॉनेटरी मैनेजमेंट एवं वित्तीय मध्यस्थता, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या है यह, देखिए बैंकिंग में जो बैंक ऋण है, मैंने आपको बताया कि तमाम तरीके के ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरीके से इनिशिएटिव लिए गए कि बैंकों से कहा गया कि आप ऋण दीजिए, जिससे क्या हो, ऋण देंगे तो लोग नए नए स्टार्टअप लगाएंगे, लोग नए नए काम करेंगे, लोगों के अगर किसी की धंधे उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं तो वो पुनः अपना संचालित करने की तरफ बढ़ेंगे। वही कहा गया है कि बैंक ऋणों में वृद्धि हुई जो 5.3% से बढ़कर 9.2% तक बढ़ी, यही बताया गया इसमें। और क्या कहा गया है कि एससीबी का सकल एनपीए, अच्छा एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए क्या था कि जो 11.2% था वह घटकर 6.9% हुआ। एनपीए का घटना यह पॉजिटिव इंटेंट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यदि घट रहा है तो यह पॉजिटिव इंटेंट है अपने इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो एससीबी का शुद्ध एनपीए है वह 6% से घटकर 2.2% भी रहा, यह भी अच्छे ड्राइवर हैं। अब हम, हाँ देखिए आईपीओ, आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब हम सेंसेक्स में बात करते हैं, सेंसिटिविटी इंडेक्स में बात करते हैं, जिसको हम शेयर बाजार कहते हैं, देखिए अच्छा ये इतना पॉजिटिव इंटेंट का अपना इकोनॉमिक सर्वे था कि आते ही लगभग 1000 अंकों की उछाल आई है सेंसेक्स में। तो लोगों का क्या मतलब है कि लोगों में एक आशा आई कि चलिए अच्छा एटमॉस्फेयर है इन्वेस्टमेंट का, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डिमांड एंड सप्लाई भी बढ़ेगा। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं 75 आईपीओ जारी करके 89,066 करोड़ रुपए जुटाए गए, 89,066 करोड़ रुपए, जिसमें नायका वगैरह है, आप देखें पेटीएम भी आया आईपीओ अपना जुटाने, एलआईसी अभी अपना काम कर ही रहा है आईपीओ जुटाने के लिए। तो आईपीओ पैसे जुटाने का एक इन्वेस्टमेंट का माध्यम होता है जो इनिशियल पब्लिक ऑफर करता है कि आइए हम सेंसेक्स के माध्यम से, शेयर बाजार के माध्यम से आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपकी मेंबरशिप हमारे कंपनी में हो। भारतीय बाजारों में अभूतपूर्व कारोबार किया। भारतीय बाजार मीन्स क्या कि सेंसेक्स जो हमारा था इसी ड्यूरेशन में हाईएस्ट पॉइंट तक गया था सेंसेक्स। आर्थिक सर्वेक्षण में पहुंच, पहचान, सहयोग और समन्वय के लिए देखिए कुछ चीजें हैं। पहुंच मतलब एक्सेसिबिलिटी, पहचान मतलब रिकॉग्निशन, सहयोग मतलब कोलैबोरेशन और समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। विदेशी कंपनियों की अक्षमता और देनदारियों के मानकीकृत ढांचे की जरूरत पर बल दिया गया। किन किन चीजों पर? एक्सेसिबिलिटी, मैं लिखता चलूं, देखिए
एसेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी और क्या है फ्रेंड्स, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन और क्या है, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, और क्या है, कोऑर्डिनेशन, और लास्ट क्या है, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन। इन पर बात किया गया कि आर्थिक सर्वेक्षण में पहुंच, वो भी किसकी, अक्षमता विदेशी कंपनियों की, मतलब विदेशी कंपनियों के जो देनदारी थी उनको हम लोग यह सांत्वना दिए एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप आइए, हम थोड़ा रियायत बरतेंगे, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपके फेवर में होंगे, ठीक है। इसी सब के बारे में बात किया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ, कृषि, एग्रीकल्चर और जो हमारा फूड मैनेजमेंट है उसके बारे में। पशुधन, डेयरी एवं मत्स्य पालन सहित लगातार उच्च विकास वाले संबंध क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने का सुझाव। अब हमारा इकोनॉमिक सर्वे कहा कि जो हमारा एसेट कैटल है, ठीक है, पशुधन से संबंधित, उसके बारे में क्या करें, स्टोरेज वगैरह करने के, उनसे रिलेटिव कुछ नए ब्रीड लाने के। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि तमाम ये छुट्टा पशु जो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, समझते होंगे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो आते हैं, छुट्टा पशु जो है वह चारा खा जाते हैं, उत्पाद खाए जाते हैं कृषि के। तो क्यों खाते हैं भाई, उसमें हमारी और आपकी भी गलती है। क्या करते हैं कि 10-5 अपने यहाँ की जो ब्रीड है वो उतनी अच्छी है नहीं, अगर बछड़े अगर हैं, दूध जब तक होते हैं तब तक तो अपने पास रखते हैं, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं उनको, निराश्रित पशुओं को। तो छोड़ने से क्या होता है कि अपने यहाँ ये इकोनॉमिक सर्वे कहा है कि उनमें जो ब्रीडिंग की सिस्टम है उसको हम अपडेट करें, ठीक है, उसमें जो दूध की मात्रा है वो बढ़ाया जाए। वही कहा, छोटे तथा सीमांत किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कम लागत के कृषि टेक्नोलॉजी का विकास करें और ऑपरेशन करें। छोटे, देखिए हमारा भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर छोटे और मध्यम किसान या लघु सीमांत किसान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सबके पास 2-4 बीघे 10 बीघे यही होगा। तो उनके लिए क्या करें कि जो कृषि टेक्नोलॉजी है, जो नए नए अपडेट होते रहते हैं जिससे उत्पादन बढ़े, उस तरीके की टेक्नोलॉजी को हम लाएं और क्या करें, उनका विकास करें। और क्या कहा गया है, तिलहन दलहन, मैंने बताया ही आपको कि ये विविधता को प्राथमिकता इसलिए दिया जाएगा। देखिए तिलहन दलहन और बागवानी, अभी आप लोगों ने सुना कि अपने यहाँ जो एडिबल ऑयल है उसकी जो प्राइस है वह ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि उत्पादन उस तरीके से हुआ नहीं और रोज़ चाहिए भाई, सप्लाई जब नहीं होगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो लाजमी सी बात है डिमांड एंड सप्लाई का रूल वहाँ पे फॉलो होगा। तो जब सप्लाई है नहीं, डिमांड ज़्यादा है, तो लोग क्या करेंगे, ऊंचे मूल्य में उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो उससे क्या है, अपने यहाँ यह व्यवस्था इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि तिलहन पर ध्यान दें हम लोग तिलहन दलहन पर भी ध्यान दें। दाल भी ज़्यादा हो गई थी महंगी। बागवानी, बागवानी मतलब क्या, बागवानी का मतलब है कि जो हमारे इस तरीके के हमारे खाद्य प्रसंस्करण वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर बाग लगाया जाए। मतलब क्या कि बागवानी के माध्यम से जो हमारे एडिबल कंसेप्ट हो, जो हमारे एडिबल कमोडिटी हो, उसको हम क्या करें, सिक्योर करें और फसल विविधता को प्राथमिकता दें। देखिए जो हमारी फर्टिलिटी हो जमीन की, लैंड की, वो बनी रहे। वो कैसे बनेंगे, जब हम तिलहन और दलहन का उपयोग करेंगे। दलहन में नाइट्रोजन, जानते ही आपकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो वहाँ से क्या होगा, जब नाइट्रोजन होगा तो भूमि में नाइट्रोजन होगा, पैदावार बढ़ेगा। तिलहन में क्या है, तिलहन की भी फसल उसी तरीके से कार्य करती है। और जो विविधता है, मतलब क्या कि हमारा जो क्रॉप रेशियो, जो हमारा क्रॉप सीजन है, उसमें हम क्या करें कि हम विविधता लाएं। जैसे हर एक साल एक ही चीज़ ना बोए, हर ईयर में बदलते रहें, इस पे सुझाव दिया गया है। उच्च उत्पादकता एवं कम जल खपत वाली फसलों को उत्पादन के लिए राज्य सरकारों द्वारा समन्वित कार्यशैली। देखिए क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि उच्च उत्पादन स्तर बनाएं। किसका, हमारे क्रॉप का।
क्रॉप का ऐसा उत्पादन स्तर हो कि ज़्यादा हो और वो कम से कम जल संग्रहित करे। ठीक है, कम से कम जल, क्यों? क्योंकि वाटर लेवल जो हमारा है वह नीचे जा रहा है। तो हम इस तरीके का इरिगेशन सिस्टम यहाँ पर समन्वित करें, इस तरीके का इरिगेशन सिस्टम हम यहाँ विकास करें जिससे क्या हो, हमारा उत्पादन भी बढ़े और क्या हो, हमारी जो वाटर सप्लाई है वो भी अच्छे से सुदृढ़ रहे। इसके बारे में बात की गई है। अब हम बात करते हैं, देखिए सुझाव फिर दिया गया है। क्या कहा गया है कि जो हमारे अनुसंधान है वह फसल व संबंधित क्षेत्र के उत्पादकता से क्या करें, अनुसंधान करें। अनुसंधान क्षेत्र जो है वह फसल व उत्पादन से संबंधित क्या करें, अनुसंधान करें। नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लाएं, नए नए इनोवेटिव ब्रीड लाएं, उनमें नैनो यूरिया एवं जैविक खादों पर ध्यान दें। ठीक है, जैविक खाद का उपयोग करें जिससे बीमारी वगैरह कम हो, इस पे बात की गई है। ड्रोन एवं एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यवस्था से हम अपने कृषि को क्या करें, पारंगत करें। हम अपने कृषि को क्या करें, इसको उस तरीके से बनाएं कि ड्रोन एवं एआई की तकनीक की सहायता से हमारे उत्पादन में क्या हो, वृद्धि हो। नवाचार के लिए स्टार्टअप की सहायता करना। कुछ ऐसे स्टार्टअप हैं जो इनोवेटिव आइडिया प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, कि हमारे जो प्रोडक्शन है उसके हेल्प से हमारा प्रोडक्शन बढ़े, तो उसको गवर्नमेंट क्या करे, उसको गवर्नमेंट प्रोत्साहित करे। तो इसके बारे में बात की गई है। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की स्थिति। अब हम लोग अंतिम चरण में बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति वर्तमान में क्या है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुमानतः कितने 9.2% की ग्रोथ 2021 की हम बात कर रहे हैं। 2022-23 में वृद्धि करने वाले कारक 2022-23 में यदि बढ़ेगी तो क्या क्या बढ़ेगा, देखिए वैक्सीन का बड़े पैमाने पर विस्तार। मैंने आपको बताया कि जब वैक्सीन में हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेक्स मिलेगा हमको, और हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ जब हम वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाएंगे और अच्छे तरीके से तो रोजगार के अवसर मिलेंगे। आपूर्ति पक्ष सुधारों में बढ़ोतरी। देखिए आपूर्ति पक्ष सुधार क्या है, मैंने आपको बताया कि तमाम तरीके के इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिए गए हैं कि छोटे छोटे श्रमिकों को भी कुछ पैसे उनके यहाँ डीबीटी के माध्यम से डाला गया। क्यों? क्योंकि वो सप्लाई के माहौल में रहे, उनकी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल होती रहे, इसी के उद्देश्य से ये बातें की गई है। नियमों में ढील, नियमों में ढील किसको, जैसे स्टार्टअप वगैरह हैं या जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसमें कुछ ढील दिया जाए जिससे क्या हो, नियमों में ढील हो। निर्यात में मजबूती, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशनशिप में ज़्यादा हम ध्यान दें, इसलिए क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वह जब बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट जो होता है वो समृद्धि का सूचक होता है। एक्सपोर्ट इज द प्रोमिनेंसी इंडिकेटर ऑफ द प्रोमिनेंसी। ठीक है, और पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि। पूंजीगत व्यय क्या है, मतलब क्या कि हमारे व्यय इस तरीके की हों जो क्या करें, जो जिसको हम एसडीजी की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, उस तरीके की हमारे पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि जब हुई, जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई तो क्या हुआ, ये एक दिन में तो यूज होगा नहीं। पूंजीगत वृद्धि व्यय का कुछ नेचर होता है कि यह लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव इससे फुलफिल होते हैं। बात समझ में आई? तो पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि जब होगा तो यह हमारे अच्छे ड्राइवर के संकेत होंगे। अब देखिए कि 2022-23 में क्या कहा गया है कि 2022-23 में जीडीपी 8 से 8.5% की वृद्धि का अनुमान बताया गया है, और यह सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का भी अनुमान है। ठीक है, और क्या विश्व बैंक ने, भाई विश्व बैंक हुआ या तमाम तरीके के ऐसे मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अपना फॉरकास्टिंग करते रहते हैं, तो विश्व बैंक के माध्यम से बताया गया कि 8.7% का वृद्धि होगा। एडीबी एशियाई विकास बैंक के द्वारा बताया गया कि जीडीपी में 7.5% की वृद्धि होगा, जबकि विश्व आर्थिक दृष्टिकोण द्वारा भारत के जीडीपी में 9% की वृद्धि हुई या होगी। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें फ्रेंड्स।
देखिए अब हम बात करते हैं क्या, वित्तीय विकास के बारे में। ये सेकेंड लास्ट स्लाइड है, अब हम लोग जल्दी से अंतिम की तरफ बढ़ेंगे। भारत के चौकन्ने नीतिगत कदम के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। चौकन्ना मतलब क्या, जो हम बात कर रहे थे बारबेल स्ट्रेटजी की, हम बात कर रहे थे फ्रजाइल की, तो वो सब सारी चीजें यही थी कि जैसे ही हमको प्रॉब्लम हो हम क्या करें, टैकल करने के लिए आए। रिजिडिटी ना रहे, फ्लेक्सिबिलिटी रहे। बात समझ में आई, फ्लेक्सिबिलिटी रहे हमारे यहाँ। हम अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वह त्वरित ना हो, वह लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन को देखते हुए हो, ताकि हम अगर कुछ भी करेंगे आज तो हमारा आज जितना हम इन्वेस्ट करेंगे वो हमारे कल के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, वो बात कही गई है। इसमें क्या है, राजस्व प्राप्ति 67.2% पर पहुंची। ठीक है, रेवेन्यू भाई मिला रेवेन्यू, तो कितना पहुंचा वो 7.2% पे पहुंचा रेवेन्यू। अब आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। सकल कर राजस्व में 50% की बढ़ोतरी हुई, मतलब ग्रॉस टैक्स में जो इनकम हुआ वह 50% क्या हुआ, बढ़ा। उत्पादक पूंजी व्यय में, ये व्यय है, लिखने में थोड़ी गलती हो गई हमसे, हाँ, व्यय में 30.5% तक की वृद्धि हुई। मीन्स क्या कि उत्पादक पूंजी, ऐसे पूंजी व्यय, ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उत्पादन में सहायक हो। पूंजीगत व्यय भी है मगर वो उत्पादन में सहायक हो, तो लाजमी सी बात है लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा, जिसमें 30.5% की है। वित्तीय घाटे को बजट व्यय के 46.2% पर रोका गया। फाइनेंशियल जो आपके डेफिसिट है उसको क्या किया गया, 46.2 के प्रतिशत पर रोका गया। सरकार के घाटे में कमी का अनुमान लगाया गया और कई बजट से बाहर की मदों को बजट आवंटन के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये कुछ ड्राइवर हैं जो अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान किया गया भारत के इकोनॉमी में, सिस्टम में, कि हमारी इकोनॉमी सिस्टम क्या हो, स्टेबल रहे। अब हाँ, राज्य सरकारों की पूंजी व्यय में 67% की वृद्धि भी हुई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि राज्यों पर भार कम हो इसके लिए ऋण दिया, उनकी सहायता की। ठीक है, जीएसटी के कलेक्शन वगैरह में भी पर्याप्त उनको मदद दिया, जिससे क्या हो, वह अपने कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छे या उनके सैलरी वगैरह के भुगतान में कमी ना हो, इसलिए कार्य किया गया। अब देखिए 2021-22 के दौरान राज्यों को केंद्र द्वारा सहायता, क्या क्या सहायता दी गई, हम लोग इस पे बात कर लें। राज्यों के ऋण सीमा में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। जीएसटी की कमी की भरपाई के लिए, जीएसटी जब सब कुछ लॉकडाउन रहेगा तो जीएसटी कहां से मिलेगा, तो जब जीएसटी नहीं मिला तो उसकी भरपाई के लिए राज्यों को ऋण दिया गया। पूंजी व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता दिया गया। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया और ये बेहद इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जिसके बारे में आज हम लोगों ने समझा। हम लोगों ने क्या क्या समझा, हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे के पूरे ओवरव्यू के बारे में आज समझा। अब हम लोग नेक्स्ट जब भी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे जो हमारा बजट आया है आज, उसके बारे में हम ओवरव्यू लेकर आएंगे क्लास। कैसा लगा आपको क्लास, प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और ये पीडीएफ में भी उपलब्ध है हमारे चंद्रा क्लासेस प्रयागराज से के एप्लीकेशन में, आप ले सकते हैं इसको। और जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, ये दोनों क्लास स्टार्ट है, चल रही हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बीएन पांडे आप लोग को फिर से धन्यवाद देता हूँ।